नमस्ते कमलेश जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते सेठी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार कमलेश जी। नमस्कार प्रिया जी। नमस्ते सर। तो सर, कल हम बात कर रहे थे कि आज यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो रेट कट करेगा। तो कल 50 बेसिस पॉइंट से हमने रेट कट देखा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कमलेश जी से। लेकिन सबसे पहले मार्केट के बारे में और कॉर्पोरेट न्यूज तो सुन लेते हैं। कॉर्पोरेट न्यूज पहले के बीच आईआईएफएल फाइनेंस को डाउनग्रेड का खतरा। अनिल अंबानी की कंपनी ने चुकाया 3,300 रुपए करोड़ का कर्ज। माधुरी दीक्षित ने $1.5 बिलियन के आईपीओ से पहले स्विगी में किया निवेश। ब्रुकफील्ड ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में $13 बिलियन का निवेश किया। आयन एक्सचेंज ने 161 रुपए करोड़ के अडानी पावर ऑर्डर पर 8% की छलांग लगाई। हीरो मोटोकॉर्प के ई स्कूटर 2025 तक यूके और ईयू में लॉन्च होंगे। मारुति सुजुकी 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगी। मारुति सुजुकी जनवरी में कॉन्सेप्ट ईवी एक्स एसयूवी लॉन्च करेगी। एचडीएफसी बैंक म्यूचुअल फंड्स को 90 रुपए 62 बिलियन का कार लोन पूल आवंटित करेगा। बीएल कश्यप एंड सन्स ने एसएसएस रियल्टी से 221 रुपए करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। आयन एक्सचेंज ने अडानी पावर से 161 रुपए करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने 10,000 रुपए करोड़ के आईपीओ के लिए फाइल किया। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स ने जर्मनी से $54 मिलियन का ऑर्डर हासिल किया। कोल इंडिया ने भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज की व अर्जेंटीना लिथियम के लिए चिली से बातचीत कर रहा है। एसबीआई कार्ड्स गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए 5,000 रुपए करोड़ जुटाएगा। एनालॉग डिवाइसेस और टाटा समूह भारत में सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे। प्रतिभूति लेन देन कर राजस्व 26,000 रुपए करोड़ से अधिक हुआ। हांगकांग ने 2020 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की। आज हमने देखा कि बाजार जो है वो ऊपर रहा। दिन में ज्यादा ऊपर था, अराउंड 450 पॉइंट से भी ऊपर रहा सेंसेक्स, लेकिन क्लोजिंग 236 पॉइंट्स अप हुआ है। आज के एक्टिव स्टॉक्स जो है वो रहे एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, रिलायंस, वोडाफोन आइडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप 5 गेनर्स रहे एनटीपीसी, टाइटन कंपनी, नेस्ले, कोटक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और टॉप 5 लूजर्स रहे बीपीसीएल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, अदानी पोर्ट्स एंड श्रीराम फाइनेंस। तो कमलेश जी, आज मार्केट के बारे में बताइए, कैसा रहा कल? रेट कट देखा हमने यूएस में, तो मार्केट पे इसका क्या असर नजर आया हमें? यस प्रिया जी, फेड के रेट कट के न्यूज की पॉजिटिव इम्पैक्ट न सिर्फ भारत के स्टॉक मार्केट में, लेकिन यूरोप की और दुनिया के अनेक स्टॉक मार्केट के ऊपर जी। पॉजिटिव नोट के साथ वो आज शुरू हुए और पॉजिटिव नोट में ही वो बंद हुए। तो इसी तरह से हमारे मार्केट में भी हम ये कह सकते हैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ। इसका मार्केट में काफी अच्छी मूवमेंट देखी, खरीदारी देखी और एंड में सेंसेक्स कुछ 300 प्लस पॉइंट क्लोज हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी फेड रेट कट होना एक बहुत ही अच्छा संकेत है। जी सर, कल यूएस मार्केट हमने देखा कि नीचे रहा। आज फ्यूचर्स जो है वो थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है, लेकिन मार्केट जो है कल उनका नीचे रहा। तो वाज देयर अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, बिकॉज ऑफ द रेट कट डिसीजन? नो, आई डोंट थिंक सो प्रिया जी। और मैं तो ये कहूँगा कि आज जब यूएस मार्केट अब स्टार्ट हो गए तो हमें देखना चाहिए कि यूएस मार्केट किस तरह से इससे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैं हम ये रेट कट के ऊपर डिस्कशन करें इसके पहले दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, वैसे तो दुनिया के हर एक बैंकों के अपने सेंट्रल बैंक के अपने रेट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन आज भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हम कह सकते हैं कि दुनिया की एक शक्तिशाली देशों में से है, जिनकी इकोनॉमी एक पावरफुल इकोनॉमी है। अमेरिकन इकोनॉमी की इम्पैक्ट एक सुपर पावर के नाते भी कह सकते हैं आप, दुनिया के अनेक देशों के ऊपर पड़ती है। तो उसके लिए यूनाइटेड स्टेट की फाइनेंशियल पॉलिसीज जो होती है
उसके जो रेट्स होते हैं उसकी ग्लोबल इम्पैक्ट होती है। और मैं ये जो कह रहा हूँ तो उसको मैं आपके साथ डेटा भी शेयर कर सकता हूँ कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द जीडीपी, उनकी जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कह सकते हैं। नंबर 2, आज भी उनका पर कैपिटा इनकम है वो $85,000 प्लस है। प्लस उनकी जीडीपी जो ग्रो हो रही है वो 2.7% के आसपास वो रेट से वो ग्रो कर रही है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी में कुछ भी होना, उसकी असर दुनिया के बाकी मार्केटों पे पड़ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक सा है। जी, कमोडिटीज पे सर क्या असर हो रहा है इसका? प्रिया जी, मैं ये कहूँगा कि जब ये रेट कट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि नाउ द फंड इज अवेलेबल एट अ चीपर रेट, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऑफ द फंड इज कमिंग डाउन। तो उसकी इम्पैक्ट अक्रॉस द मार्केट होती है। उसका लेवल प्रमाण कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब रेट कट होती है तो एक प्रकार का इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, वैसा मैं कह सकता हूँ। तो कमोडिटी मार्केट के लिए भी मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छे संकेत है। और प्रिया जी देखिए, हम ये कल भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि मेरा अनुमान ऐसा है कि वो 50 बेसिस पॉइंट कम करेंगे। कई लोगों का अनुमान 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट था, लेकिन मैं 50 बेसिस पॉइंट क्यों कह रहा था इसके लिए मैं वजह बता रहा हूँ कि पिछले 4 सालों में से तो यूएस के फेड ने कभी रेट कम नहीं किए थे। ओके, मार्च 22 में जब उन्होंने ये रेट बढ़ा के 5.25% किया, उसके बाद कंसेक्यूटिव जो 8 मीटिंग हुई उसमें वही रेट को उन्होंने कंटिन्यू किया है। और अब जब अमेरिका की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में आया है, ऐसा हम कह सकते हैं, उसका भी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मिड 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन रेट वाज 9.1% था, जो अब रिसेंट अगस्त 2024 में इट इज 2.5% है। और अब यूनाइटेड स्टेट्स का फोकस जो है ना वो इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं है, लेकिन उनके इकोनॉमी को रिवाइव करने के ऊपर है। जो जॉब डेटा के नंबर्स जो आते हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरा ये अनुमान मैंने लगाया था कि इसका रेट कट कम से कम 50 बेसिस पॉइंट तक आना चाहिए। और ये एक अच्छा संकेत है भारत की इकोनॉमी के लिए, एशिया की इकोनॉमी के लिए, और मैं कहूँगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी। जी, तो सर इसका असर मार्केट पे अगर देखें तो क्या दिस विल ब्रिंग इन मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू आवर स्टॉक मार्केट? भारत के इकोनॉमी के साथ और स्टॉक मार्केट के साथ इसको अगर जोड़ना होगा तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ने की संभावना आ जाती है और लोग अपने पैसे को बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहां तक भारत का सवाल है तो मैं कहूँगा फ्लो ज्यादा इसके लिए भी आ सकता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो उसकी एक इम्पैक्ट ये भी होती है कि उनके रिटर्न्स जो आएंगे वो भी इन्वेस्टमेंट से कुछ कमा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो 10 इयर्स बेंचमार्क पेपर जो होता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमी के लिए, तो 10% का जो बेंचमार्क पेपर है यूएस ट्रेजरी का, उसका रिटर्न आज 3.71% है। तो वो भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन ये रेट से, जैसे मैंने कहा, इन जनरल ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से सभी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा, हमारे मार्केट में भी ज्यादा फंड आएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं प्रिया जी। जी, सेठी सर आपके सवाल? मेरा ये कहना है कि ये सब इंटरेस्ट रेट का चक्कर है। एफआईआई जो इंडिया में आएगा वो इंटरेस्ट रेट की वजह से आएगा, बाउंड्स में आएगा पैसा वो इंटरेस्ट रेट की वजह से आएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट अभी और भी कम होने वाला है वहां पर, और भी कटौतियां आने वाली हैं। तो कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कटौतियां, और उसका ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 1-2 साल में क्या प्रभाव पड़ेगा? सची जी, मैं इस विषय के पर भी आने वाला था, लेकिन चलो आपने ये सवाल किया, अच्छा हुआ।
देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का जो मैंने अभी बताया ना, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज। अब उनका फोकस बिल्कुल शिफ्ट हो गया है। तो पैराडाइम हैज बीन शिफ्टेड नाउ। दिस इज के इन्फ्लेशन काफी हद तक हमारे वहाँ कंट्रोल में आया। हालांकि उनका जो एक रेंज है इन्फ्लेशन की इज समवेयर 2% है, पर तो भी वो 2.5% तक आए हैं। दूसरा, उन्होंने यही कहा है कि आने वाले दिनों में भी फेड अपने इंटरेस्ट रेट को और कम करेगा। संभावनाएं ऐसी है इसी साल, यानी जब अगले 2 महीने के बाद 6 और 7 नवंबर को फेड की फिर से मीटिंग होगी, तब भी वो 50 बेसिस पॉइंट कम कर सकते हैं। ईयर 2025 में भी ऐसी उम्मीद है कि 1% और कम होगा। और बाई 2026 है ना, दे वांट टू कम टू ओरिजिनल रिजीम ऑफ फेड रेट, जो 2.5 से 3% के आसपास था। तो ये टारगेट तो उनका है, और आने वाले दिनों में भी इंटरेस्ट रेट निश्चित रूप से कम होगा। अब ये जो मैंने आपके सामने प्रोजेक्शन पेश किया है, उसमें है कहीं 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाई द एंड ऑफ 2026 they are very sure that they want to come down to the level of 3.5%। तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो अमेरिकन इकोनॉमी उनको तो बूस्ट मिलेगा ही, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट मिलेगा। और उसकी वजह से मैं ये कहूँगा स्टार्टअप, जब अमेरिका में भी स्टार्टअप काफी होते हैं, तो स्टार्टअप को भी अमेरिका में बूस्ट मिलेगा। और यूनाइटेड स्टेट्स अगर इन्फ्लेशन से बाहर आ रहा है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी खबर है, ऐसा मैं कहूँगा। अच्छा, अभी ये जो डॉलर के सामने रुपया अप्रिशिएट होगा, ऐसी चर्चा अ, की जा रही है। हाँ, अब डॉलर के सामने देखिए, डॉलर अमेरिकन इकोनॉमी का स्ट्रांग होना, यानी स्वाभाविक रूप से यूएस डॉलर का स्ट्रांग होना होता है। तो यूएस डॉलर स्ट्रांग होगा तो हमारी करेंसी थोड़ी वीक होगी, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। मैंने ये एक मेरा अनुमान है कि अभी हम करीबन 84 के आसपास तो आ गए हैं। 83.80 90 के बीच में रेट चलता है। और अगले साल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडियन रुपी विल कम क्लोज टू द 85। वो आएगा। इंडियन रुपी थोड़ा यूएस डॉलर के सामने ये एक साल में वीक होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और पर ये भारतीय इकोनॉमी की अगर हम उसका ना वैश्विक रूप से भी देखेंगे ना, तो इंडियन रुपी हैज नॉट बिकम सो वीक। इंडियन रुपी अपने आप में स्ट्रांग है। दुनिया की बाकी करेंसीज के सामने जब हम यूएस डॉलर से कंपेयर करते हैं, तो रुपी स्थिति कोई बुरी नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अमेरिकन इकोनॉमी जब जब इम्प्रूव होने को शुरुआत करती है, तो डॉलरों की डिमांड बढ़ती है, और डॉलर मार्केट के अंदर बूम आने की वजह से डॉलर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। मुझे एक बात ये भी कहना था कि ये देखिए कि अभी 5.25% से वो 4.75 तक तो वो आ गए हैं। अब ये जो उनकी वीकनिंग जॉब डाटा है ना, अगर आने वाले क्वार्टर में या हाफ ईयर में जॉब डेटा भी कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट आए ना, तो मैं कहूँगा कि और भी बेहतर चेंज हमको अमेरिकन इकोनॉमी में देखने को मिलेंगे, जिसका बेनिफिट मैं कहूँगा सारी दुनिया को मिलेगा। कमलेश जी, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ेगा इंडिया में, क्योंकि बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में आना है उनको, और बिल्कुल वो भी सस्ता पड़ेगा उनको। और इनडायरेक्ट में तो सीधा उनको बॉन्ड्स की यील्ड ज़्यादा मिलेगी हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ तो सेठी इसमें जी मैं ये कहूँगा कि आज देखिए, अगर आपने यूएस डॉलर के बाद ही हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने भी अपना 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कम किया है। कुछ सेंट्रल बैंक यूरोप के उन्होंने तो पिछले वीक में ही कर दिया था। और आज ऐसा एक मुझे मेरे कुछ ध्यान में आया है, कुछ लोगों से बात करके, कि शायद इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट भारत में भी थोड़ी कम दिखेगी, तो आरबीआई भी अपने यहाँ भी नेक्स्ट मीटिंग में इंटरेस्ट रेट भारत में भी कम होगा, ऐसी संभावना है। अच्छा, अभी ये भी कहा जा रहा है गोल्ड इज गोइंग टू बी विक्टोरियस ऑल द लाइन। ये जब तक गोल्ड, कट चालू रहेंगे गोल्ड इज सेफ हाँ, पोजीशन। मैं ये कहूंगा कि गोल्ड इज गोइंग टू बी अ सुपरस्टार फॉर एवर।
बाकी स्टॉक है उसमें कोई कभी सुपरस्टार होगा, कभी कोई नहीं होगा। करेंसी, कमोडिटीज, क्रूड, वो सब टन बाय टन अप डाउन आते रहेंगे। लेकिन गोल्ड इज द सुपरस्टार है। तो गोल्ड में निवेश निवेश मार्केट कहीं भी हो, कहीं डॉलर की वैल्यू कहीं भी चली गई हो, लेकिन गोल्ड के प्रति एक जो आकर्षण है ना पूरी विश्व में, वो हमेशा बना रहेगा। और आज तो मैंने देखा गोल्ड ने स्टेबल ही रहा है, गोल्ड ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया है। क्रूड एक मामूली सी गिरावट हुई है 73.71 के आसपास की, लेकिन गोल्ड अच्छा स्टेबल रहेगा। और मैं एज इन्वेस्टर ये मानता हूँ कि जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छे स्टॉक हो गए, जिसे हम कहते हैं कि आप ब्लू चिप कहिए, इंडस्ट्री लीडर कहिए, मार्केट लीडर कहिए, तो वो स्टॉक आप किसी भी प्राइस से खरीदते हो ना, कभी भी मार्केट कहीं भी हो, कोई भी प्राइस हो, लेकिन वो स्टॉक अगर आप निवेशक हो 3 साल 5 साल में, तो वो आपको रिटर्न देके ही जाएगा। वैसे ही मैं सोचता हूँ गोल्ड के लिए नियम लागू होते हैं। गोल्ड अगर आपने आज लिया है तो फ्यूचर में वो आपको अच्छा रिटर्न देके ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अभी इंडस्ट्री के जैसे कौन सी इंडस्ट्री आपको लगता है इंडिया की इससे फर्क पड़ेगा? जैसे आईटी इंडस्ट्री लोग बोल रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स बोल रहे हैं, तो क्या उसका इंटेंशन है? आईटी वाला तो अपना भाव बढ़ा सकते हैं क्योंकि इंडियन आईटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखिए, आईटी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी कि आज जो भारत में सबसे ज्यादा निवेश कहीं भी हो रहा है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो रहा है। कल भी हम डिस्कस जो कर रहे थे, रेलवे कहिए, एयरवेज कहिए, पोर्ट कहिए, और साथ साथ नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवेज कहिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मैं मानता हूं कि आने वाले 5 सालों में बड़ी मात्रा में निवेश होगी। जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में, मेट्रोस के अंदर है, तो उन कंपनियों में भी काफी अच्छा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेडी, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कंपनियां जो है ना, उसका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों में। और रियल एस्टेट का भी मैं सिंपल लॉजिक लगा रहा हूँ। इट हैज डायरेक्ट कोरिलेशन विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन है। हर साल अगर देश में करोड़ों लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो हजारों की संख्या में घरों की जो आवश्यकता रहेगी। हर साल हिंदुस्तान में 2.5 से 3 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो उतनी बड़ी मात्रा के अंदर हाउसिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो एक हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, मुझे लगता है आने वाले ये 5 साल में काफी अच्छा रिटर्न देगा। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि रिसेशन आ जाता अगर ये कट नहीं आते थे? सॉरी, कम अगेन निखिल सेठी सर। अगर ये इंटरेस्ट कट नहीं आते थे फेड के, तो रिसेशन आ जाता था अमेरिका में? ये ऐसे डाउट है? ऐसा एक डाउट है, मैं ये कहूँगा, एक डाउट है, क्योंकि क्या होता है कि जब इन्फ्लेशनरी सिचुएशन से कोई कंट्री बाहर आता है ना, तो वहाँ रिसेशन आने की संभावना कम होती है, क्योंकि प्राइस इज इनटू कंट्रोल। प्राइस अगर अटका हुआ है, प्राइस इज इन कंट्रोल है, लोगों के हाथों में पर्याप्त मात्रा में पैसा है, लोगों की अपनी बेसिक नीड से फुलफिल हो रही है। और ये जो एक मैंने बताया था, फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार जो फोकस है यूनाइटेड स्टेट्स और फेड का, इस बार फोकस उनका नॉट ओनली द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बट दे आर मोर कीन टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब नंबर्स के ऊपर उनकी नजर रहेगी। जॉब नए क्रिएशन होने चाहिए, इकोनॉमी रिवाइव होनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा कोई मुझे फिलहाल सिनारियो लगता नहीं है कि यहाँ रिसेशन आ सके। अच्छा, आप जापान को क्या प्रभाव पड़ेगा? जापान का कुछ आपके ध्यान में आता है कि जापान की भी करेंसी की इशू है? जापान की करेंसीज की इश्यू है। और देखिए, जापान का भी जापान ट्रेजरी कहिए या जापानीज निवेशक कहिए, उनका भी बड़ी मात्रा में निवेश यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी बिल्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, और यूनाइटेड स्टेट्स के कॉर्पोरेट से भी इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से अगर कंट्रियां परफॉर्म बेटर कर रही है, इनके रिटर्न कुछ अच्छे आ रहे हैं ट्रेजरी बिल्स के,
तो जापानीज बैंकों को भी इसका फायदा होगा और जापानीज बैंकों के पास भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन इसके ऊपर ज्यादा कुछ कमेंट करने से पहले मैं जरा ये कुछ समय वेट करना चाहूंगा अगले 2 महीने तक कि इसकी इम्पैक्ट जापानीज और एशियन कंट्री के बैंकों के ऊपर कितनी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से ये शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि जापानीज बैंकों की स्थिति भी मजबूत होगी। अच्छा, दूसरा ये रिजर्व बैंक से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। हमारे जो करंट आ रहे हैं वो भी कम करने जनरली वाले हैं भारत में। यहाँ भी इंटरेस्ट रेट कम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, मैंने जो आपको अभी एक बताया अभी अभी मैंने कि ऐसी एक चर्चा अभी ये फाइनेंशियल मार्केट इंडिया में चालू हुई है कि ऑनलाइन विद द फेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेट कट के बारे में सोच सकती है। लेकिन आपने जो कहा जनरली किसी एक कंट्री के सेंट्रल बैंक की फाइनेंशियल पॉलिसीज के ऊपर रिजर्व बैंक अपना रिएक्शन फीडबैक वगैरह देती नहीं है। दे मोर फोकस कंसंट्रेट ऑन आवर ओन कंट्री, आवर ओन इकोनॉमी। और अमेरिका में जो स्थिति है वही स्थिति भारत में है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो रिजर्व बैंक विल रिएक्ट ओनली considering what is the current situations of inflation in India and what is the current need to see that the GDP maintains the level of 7%। वो 2-3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही वो अपनी पॉलिसी फ्रेम करेगी और वो किसी कंट्री के ऊपर कमेंट नहीं करेगी, ऐसा मैंने देखा है। प्रिया जी। जी। कमलेश जी, any other point you would like to share? नहीं, आज बहुत अच्छी तरह से हमने फेड के बारे में डिस्कशन किया है। जी। दर्शकों को भी काफी जानकारी अच्छी मिली, मुझे खुशी है। और बस मैं यही कहूंगा कि ये अगर जो एक प्रोजेक्शन है कि 26 एंड तक यानी आने वाले 2 साल के अंदर फेड विल ब्रिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट टू 3%। तो ये जी। सारे विश्व के लिए, सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही अच्छे संकेत है। दुनिया की अनेक इकोनॉमी को रिवाइव होने का अवसर मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। जी, कमलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी।